मेरा पुलिस से अच्छा खासा विवाद है, उत्तराखंड पुलिस से, और हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया कि पुलिस ही मेरे को प्रोटेक्शन दे। एक अंधी लड़ाई, अंतहीन लड़ाई। किन अधिकारियों को हमने बैठाल रखा है जिनको एक पत्र तक लिखना नहीं आता। मेरे पास प्रमाण है, मेरे पास आज कम से कम 150 स्कूल्स की इन्फॉर्मेशन हैं जिनके बारे में मैं कह सकता हूँ कि इनके प्रबंधकों को, इनके प्रधानाचार्यों को जेल हो जानी चाहिए। सीबीएसई एफिलिएशन बायलॉज का शायद 90% तो फॉलो करते ही नहीं। शिक्षा की स्थिति आप ये मान लीजिए, इसका पैसा है उसके लिए शिक्षा है। नदियों की स्थिति बहुत खराब है, मुद्दे तो अनगिनत है। मेरे पे भी अटैक हुए, मेरे परिवार भी अफेक्टेड हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। समाज की आज हम यहां पर बात करेंगे। समाज और समाज सेवी, दो शब्दों को मिलकर ये बना है। समाज सेवी जो अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं समाज की सेवा के लिए बिना किसी स्वार्थ के। और उत्तराखंड में भी कई समाज सेवी है, लेकिन आज हम जिनसे आपको मिलाने जा रहे हैं वो एक खास व्यक्ति है जो बिना स्वार्थ के उत्तराखंड की जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। भले ही कितना भी संघर्ष उन्हें करना पड़ रहा है, लेकिन उनका जो एक मोटिव रहता है कि समाज में रहकर समाज के लिए कार्य करना है। तो आपको हम मिलाएंगे आज अजय नारायण शर्मा से, जो कि वरिष्ठ समाज सेवी है और लगातार समाज के लिए कार्य करते जा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड। नमस्कार जी। सर, मेरा पहला सवाल तो यही है कि क्या विचार आया आपके मन में कि आपने सोचा कि समाज की सेवा करना है? ऐसा है कि थोड़ा मेरा बैकग्राउंड बड़ा विरोधाभासी रहा। मैंने जैसे कहा कि मैं पहले साहित्य से जुड़ा रहा, फिर चित्रकला, मैंने इसमें पढ़ाई वगैरह करी। कुछ बैकग्राउंड था मेरा सोशल फील्ड में, और कुछ साहित्यकारों का बैकग्राउंड ऐसा रहा जो कि समाज के लिए लड़ रहे थे, जूझ रहे थे। तो बस उसी में सब कुछ गड़बड़ हो गया, और मेरा साहित्य भी और मेरे जो कला वाला क्षेत्र था वो भी, और इस फील्ड में वो तीनों मिक्सअप हो गए। और फिर एक तरह से इस डायरेक्शन में हमारा शुरुआत हो गई। शुरुआत हुई, मेरी एक संस्था थी, उसके साथ मैं जुड़ा बनबसा बॉर्डर पे, जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और थारूज में काम कर रही थी। मतलब शुरुआत उनसे हुई। उनके जो सचिव हैं तेज सिंह भंडारी जी, मेरे एक तरह से गुरु रहे। तो उनके माध्यम से फिर इस तरफ रुझान हुआ, और धीरे धीरे दायरा बढ़ता गया। फिर शिक्षा के क्षेत्र में हमने थोड़ा सा काम किया। शिक्षा के साथ साथ फिर पर्यावरण इश्यूज़ पे हम आ गए। तो इसी तरह से बस बात बढ़ती गई, काम बढ़ता गया। सर, शिक्षा पे आपने बात की है, कार्य किया है इस पर। और अगर हम उत्तराखंड की यहाँ पर बात करें तो जब भी चुनाव आते हैं, या फिर यूँ कहे कि एक मुख्य बिंदु जो होता है वो यहाँ पर एक शिक्षा को रखा जाता है। तमाम पार्टियां यहाँ पर हैं, लेकिन शिक्षा का मुद्दा हर बार उठता है। तो आपने इस पे वर्क किया है। क्या लगता है आपको उत्तराखंड में शिक्षा की क्या स्थिति है? देखिए, शिक्षा की स्थिति, मेरी जो फाइट शुरू हुई वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ शुरू हुई। हुआ ये था कि जो जितने भी स्कूल्स हैं, मेरे पास आज कम से कम 150 स्कूल्स की इन्फॉर्मेशन हैं जिनके बारे में मैं कह सकता हूँ कि इनके प्रबंधकों को, इनके प्रधानाचार्यों को, जिन्होंने एफिडेविट्स दी, इनको जेल हो जानी चाहिए। सीबीएसई एफिलिएशन बायलॉज का शायद 90% तो फॉलो करते ही नहीं। वो लड़ाई उनके अगेंस्ट शुरू हुई। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक 3.35 सीबीएसई एफिलिएशन बायलॉज का सेक्शन है, जिसमें साफ कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट के इक्विवेलेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स जो सैलरी दे रहे हैं, वो सब आप देने के लिए बाउंड है। ये शायद आपको भी पता होगा कि 8-8, 7-7 हज़ार, 6-6 हज़ार पे वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को रख लेते हैं, टीचर्स को रख लेते हैं, वो सब चल रहा है। तो इस तरह से ये चल रहा था मामला, और अभी तक कहते हैं ना कि एक अंधी लड़ाई है। अभी अभी सूचना आयोग ने एक आदेश करे हैं जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट को कहा है कि सारे के सारे जो भी मैंने आरटीआई में मांगे थे, सारे शपथ पत्र ऑल ओवर उत्तराखंड के और उनके जो एनओसीज हैं वो सब मेरे को प्रोवाइड कराएं। नेक्स्ट डेट 2 तारीख लगी है। तो शिक्षा की स्थिति मेरे को लगता है कि एक तरह से व्यावसायिक हो गई है, पूरी धंधा बन चुका है। जबकि शिक्षा को धंधा बनाने का हमारे यहाँ कहीं किसी कानून में प्रावधान नहीं है। और इसमें मुझे लगता है कि सरकारों का भरपूर योगदान है। सरकार ही इसको धंधा बनाने के लिए प्रेरित कर रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो सरकारी स्कूल बहुत अच्छे होते। सरकारी स्कूलों में कोई जाता नहीं है, प्राइवेट में ही पढ़ाते हैं। तो एक बड़ा विरोधाभास है यहाँ पर। शिक्षा की स्थिति आप ये मान लीजिए, इसका पैसा है उसके लिए शिक्षा है। लगातार आप उत्तराखंड के मुद्दे उठा रहे हैं यहाँ पर। तो उत्तराखंड में जब आप आए, क्या लगा आपको कि हाँ यहाँ पर कुछ कमियां हैं? कुछ नहीं, इनफैक्ट आपके हिसाब से तो बहुत सारी कमियां हैं जिनको दूर किया जाएगा। तो इस बारे में बताइए। देखिए, कमियां तो फिर जैसे कहते हैं ना कि ईंट उठाओ तो बहुत सारे मुद्दे निकल आते हैं, लेकिन जितना सक्षम था उतना मैंने कोशिश करी। जैसे एजुकेशन का था मामला,
तो जो ट्राइबल्स में जो हम काम कर रहे थे उनके मामले थे। भूमि अधिकारों के लिए हमने थोड़ी फाइट करी। जब मैं देहरादून आया तो यहाँ पर ग्राउंड वाटर इश्यूज़ पे मैंने शुरुआत करी, जो मैंने कुछ पानी का दोहन करके जो बेचने का एक वो चल रहा है, तो ग्राउंड वाटर इश्यूज से जुड़ा हुआ मुद्दा था नदी का मुद्दा। जब देखा कि यहाँ पर आए दिन पानी की समस्या, पानी के लिए बड़ी मारामारी हो रही है, तो फिर खूब स्टडी करी तो देखा कि नदियों की स्थिति बहुत ख़राब है। नदियों पे अतिक्रमण आप देख रहे हैं, विधानसभा दुनिया भर के सरकारी भवन बने हुए हैं। तो फिलहाल मैंने सिर्फ एजुकेशन का मुद्दा था, पर्यावरण को लेकर के, भूजल को लेकर के 3-4 मुद्दे ही हैं जिनको मैंने अभी हाथ में रखा हुआ है। उठाना चाहूँ तो बहुत सारे मुद्दे होते हैं, कदम कदम पे मिलते हैं, लेकिन सीमाएं मेरी है थोड़ी, मतलब क्षमताएं मेरी सीमित हैं, तो इतने मुद्दे नहीं कर सकता, लेकिन मुद्दे तो अनगिनत हैं। जी सर, इस दौरान जो आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, शासन प्रशासन से भी आपकी लड़ाई जारी रहती है, तो कई दिक्कतों का सामना भी इस दौरान आपको करना पड़ता होगा। बहुत मैं कहता हूँ कि दिक्कतें मेरे लिए अंतहीन, अनंत, और ऐसी दिक्कतें हुई हैं जिसपे कि मेरे पे भी अटैक हुए, मेरे परिवार भी अफेक्टेड हुआ है, और बड़ा विरोधाभास मेरा पुलिस से अच्छा खासा विवाद है, उत्तराखंड पुलिस से, और हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया कि पुलिस ही मेरे को प्रोटेक्शन दे। तो बड़ा अजीब सा लगता है कि, और इन सब पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दे में, जनहित के मुद्दों में मेरा व्यक्तिगत जीवन बहुत अफेक्टेड हुआ, और वो मुझे लगता है कि ये होता ही है। अगर आप जनहित के मुद्दे, समाज के लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आपको अपने परिवार को कहीं ना कहीं, एक सीधी सी बात है कि राष्ट्र के लिए आप है ना समाज को त्याग दें, समाज के लिए आप गांव को त्याग दें, और गांव के लिए आप अपने है ना परिवार को त्याग दें, और अगर आप है ना अपने स्वयं का उद्धार करना चाहते हैं, आप नहीं सब कुछ करते तो सारे संसार को त्याग के निकल जाएं। तो मेरा कुछ कंसेप्ट ये रहा कि भाई अगर ऐसी स्थिति है तो मेरे को अपनी है ना व्यक्तिगत जो इच्छाएं, अपनी व्यक्तिगत जो वो हैं, उनको थोड़ा तिलांजलि देनी पड़ेगी, तो पूरी निष्ठा से मैं कर रहा हूँ। सर, उत्तराखंड में आप कई कार्य कर रहे हैं, वो भी समाज के लिए आप कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक कहा जाता ना कभी आता होगा कि एक व्यक्ति आखिर कब तक लड़े, तो इस पर क्या कहेंगे आप? सही कहा आपने, ये एक सवाल मेरे पास सामने भी रहता है कि कब तक लड़ें, और एक अंधी लड़ाई, अंतहीन लड़ाई, ये एक कड़वी सच्चाई है। मेरे अपने अनुभव हैं, शासन के साथ मैं सैकड़ों बार चिट्ठियाँ लिखता हूँ, खूब पत्र व्यवहार करता हूँ, लेकिन रिजल्ट ऐसे होते हैं कि मन करता है कि दीवार में सिर दे मारो। कई बार आश्चर्य होता है कि हम किन अधिकारियों के नीचे हम बैठे हुए हैं, किन अधिकारियों को हमने बैठाल रखा है जिनको एक पत्र तक लिखना नहीं आता। मेरे पास प्रमाण है, एक चिट्ठी तक नहीं लिख पाते सही से, और फिर मैं उनको कटाक्ष भी करता हूँ, और मैं कई अपने बार अपने पत्रों में लिखता हूँ कि आप जो भी अधिकारी का पत्र आया, मैंने कहा आपको पत्र लिखने की सही शैली सीखने की आवश्यकता है, मैं ये लिखता हूँ, लेकिन फिर भी चिकने खड़े हैं। तो अंतहीन लड़ाई है, लेकिन लड़ना है। हो सकता है कि ये लड़ाई जहाँ तक पहुँचेगी, आने वाली जनरेशन के लिए कोई हमारी जगह खड़ा हो जाए, उसको विरासत में देके चले जाएँ। परिणाम कब मिलेगा ये मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन लड़ना है, जुनून है, लड़ना है तो लड़ना है। जी बिल्कुल। सर, अंत में मैं ये जानना चाहूँगी कि उत्तराखंड में जिनके लिए आप इतनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, जिनके लिए दिन रात आप वर्क कर रहे हैं, उस जनता को आप क्या संदेश देंगे? देखिए, सीधी सी बात है कि बिना जूझे पहचान नहीं बनती। जनता का साथ नहीं मिलता, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके पीछे एक कारण है, जैसे कि अन्ना हजारे ने अनशन करा, पहली बार हजारों लाखों लोग इकट्ठे हो गए, दोबारा वो मुंबई में बैठे, कुछ सैकड़ों तक सीमित हो गए। उसके पीछे एक कारण है, सीधी सी बात है, जो स्टेबिलिटी चाहिए हमें संघर्ष करने के लिए, किसी गलत चीज़ के संघर्ष करने के लिए, उसके पीछे वही कर सकता है। वो स्टेबिलिटी तभी आ सकती है जो अपनी ड्यूटीज़ को, अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा से कर रहा होगा। एक बार जोश में तो आके हम अन्ना हजारे के उसमें चले गए थे, हमें लगा कि सारा का सारा सिस्टम बदल जाएगा, अब सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा, लोकपाल आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। उसमें कई करप्ट भी लोग थे, शायद हो सकता है वो करप्ट ना होना चाहते हों, व्यवस्था के कारण हो रहे हों, लेकिन अगले पल ऐसा कुछ नहीं होता। वो स्टेबिलिटी इसलिए नहीं रहती, कहीं ना कहीं वो भी अपनी ड्यूटीज़ का निर्वहन नहीं कर रहे। आदमी स्टेबल तभी होगा जब अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा, संघर्ष वही कर पाएगा पूरी निष्ठा से। तो मैं जनता से यही कहूँगा कि अपनी ड्यूटीज़, अपना कर्तव्य, चाहे समाज के लिए हो, चाहे देश के लिए हो, चाहे परिवार के लिए हो, निष्ठा से करें। जिस दिन वो निष्ठा से करने लगेंगे तो सब कुछ सुधार होने लगेगा अपने आप।
तो आज हमने अजय नारायण शर्मा के जीवनी के बारे में जाना कि कहाँ से उनका सफ़र शुरू हुआ था समाज सेवा को लेकर, और किस तरह से वो अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं समाज के लिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बताएंगे आरटीआई के बारे में। बने रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। कानून वो चीज है जिसे बनाकर सरकार बड़ी खुश होती है। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी जो है ना, मरी हुई बंदरिया की तरह से एक माध्यम है जनहित याचिका। कानून टूट रहा है, आम आदमी क्या करे? अभी भी जुडिशरी पे भरोसा है इस देश के नागरिकों को। आईटी पार्क नदी भूमि पे अतिक्रमण है, स्टे ऑर्डर हो गया है। इस पे स्टे है कि आईटी पार्क के अंदर रिपोर्ट दें कि आपने जलमग्न भूमि को, आपने बंजर भूमि कैसे इसको घोषित कर दिया। लेकिन निराश होने वाली बात नहीं है, हमें संघर्ष करना ही होगा। इस देश का हर नागरिक वो इस देश का राजा है। लोक सूचना अधिकारी बाउंड है 30 दिन में आपको सूचना देने के लिए। सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर, खबर उत्तराखंड की।